जो महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सैम डी चंद आपका एजुकेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास बीए थर्ड ईयर पेपर सेकंड मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन की है। इसके अंदर हमारी जो है थर्ड यूनिट आज से स्टार्ट होगी। थर्ड यूनिट है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब विचलन के मापक। इसके अंदर हम जो है आज विचलन के मापक का अर्थ, इसके अलावा क्वार्टाइल डेविएशन का मीनिंग का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विचलन के मापक क्या होते हैं, कि विचलन के मापकों का अर्थ क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों के द्वारा, जैसे कि मीन, मीडियन, मूड के द्वारा हम जो है किसी भी छात्रों का जो समूह है उनके प्राप्तांकों से एक जितने भी छात्र हैं उनके छात्र समूह के प्राप्तांकों को हम जो है एक निश्चित संख्या के रूप में आसानी से व्यक्त कर देते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि सारा जो डेटा है, बच्चों के जो प्राप्तांक हैं किस अंक के चारों ओर घूम रहे हैं। वो मतलब एक प्रकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो अंक जो भी हम निश्चित करते हैं। ये हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों के द्वारा पता चल जाता है। पर यह मापक हमको ये नहीं बताता कि समूह के छात्रों में कितनी पारस्परिक भिन्नता है, मतलब एक बालक के प्राप्तांक दूसरे बालक के प्राप्तांक से कितने अलग हैं और उनके प्राप्तांकों के मध्यमान से दूरी कितनी है, या कोई बच्चा मध्यमान से कितना निकट है। तो अगर हमें ये चीज़ें नहीं पता होती कि भी एक छात्र दूसरे छात्र से कितना अंतर रखता है या मध्यमान से कितना दूर है, तो हम जो है एक समूह का दूसरे समूह से आराम से तुलना नहीं कर पाते। पारस्परिक तुलना करने में हमें समस्या होती है और पारस्परिक तुलना करने के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए हमें जो है विचलन के मापकों का सहारा लेना पड़ता है। और ये मापक, विचलन के जो मापक हैं, इन्हें प्रसार, विसर्जन, परिवर्तनशीलता, भिन्नता, विचलन के मापक आदि के नाम से हम जो है पुकारते हैं। ये सारे विचलन के मापक हैं। इससे हमें विचलन के बारे में पता चलता है कि वेरिएबिलिटी कितनी है। विचलन का जो सामान्य अर्थ होता है वह एक समूह के प्राप्तांक का उस समूह के औसत या मध्यमान से कितना दूर है, अर्थात मध्यमान से कितने कम या अधिक हैं, इसका पता हमें विचलन से पता चलता है। जब हम विचलन ज्ञात हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि कोई प्राप्तांक उस समूह के मध्यमान से कितना दूर है या कितना निकट है। तो हम कह सकते हैं कि विचलन और विचलन के मापकों का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिनका हम अध्ययन करके पता कर लेंगे कि विचलन एक्चुअल में होता क्या है। क्रो कहते हैं कि जिस सीमा तक प्राप्तांकों में औसत या केंद्रीय प्रवृत्ति की ओर केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है, या जिस सीमा तक वे अपने को फैलाते हैं, उनको उनकी परिवर्तनशीलता या विचलन की संज्ञा दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि केंद्रीय प्रवृत्ति से हमें मध्यमान ज्ञात हो गया और वो जो है केंद्रीय प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट कर रही है, और विचलन के द्वारा हमें क्या पता चल जाता है कि वह जो प्राप्तांक हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति से किस सीमा तक अपने आप को फैला रहे हैं, उनके अंदर जो परिवर्तनशीलता है वो किस हद तक या किस सीमा तक पाई जाती है। जब हमें ये पता चल जाता है, इसी को हम जो है विचलन कहते हैं, या विचलन के मापक कहते हैं। बोरिंग और लैकफील्ड एवं वेल्ट कहते हैं विचलन के मापक हमें ये बताते हैं कि आंकड़े अपने मध्यमान से कितनी दूर तक फैले हुए हैं। मध्यमान से कोई प्राप्तांक कितनी दूर तक स्थित है, इसका ज्ञान हमें विचलन के मापकों के द्वारा हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि विचलन के मापकों के प्रकार क्या होते हैं, मतलब किन किन के माध्यम से हम विचलन ज्ञात करते हैं। मुख्यतः विचलन के जो मापक हैं या विचलन के माप के लिए निम्नलिखित 4 मापकों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला है
प्रसार क्षेत्र, दूसरा है चतुर्थांश विचलन, तीसरा है औसत या मध्यमान विचलन, चौथा है मानक या प्रमाणिक विचलन जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रसार क्या है, प्रसार क्षेत्र क्या है। प्रसार क्षेत्र उस अंतर को कहते हैं जो प्राप्तांकों की उच्चतम और निम्नतम सीमाओं में होता है। समझ लीजिए, यहाँ पर कुछ आंकड़े दे रखे हैं, 10 छात्र हैं, उन्हें जो है 90, 60, 55, 52, 50, फिर 48, 45, 44, 43, 40 अंक प्राप्त हुए। अब हमें इनका प्रसार क्षेत्र ज्ञात करना है कि इनका जो रेंज है वो कितनी है। तो सबसे ज़्यादा उच्चतम जो अंक प्राप्त हुए हैं वो 90 प्राप्त हुए हैं, 90 प्राप्त हुए हैं, और निम्नतम जो अंक प्राप्त हुए हैं वो हैं 40। अगर हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे, मतलब उच्चतम अंक में से निम्नतम अंक घटा लेंगे, तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि इन आंकड़ों का या इन प्राप्तांकों का प्रसार कितना है। तो हम देखते हैं कि जब हम 90 में से 40 घटाते हैं तो हमें 50 प्राप्त होता है। तो ये क्या है, प्रसार है। किसी भी प्राप्तांकों का या किसी भी समूह, छात्रों के समूह का जो है प्रसार हमें इससे पता चल रहा है, प्राप्तांकों का प्रसार पता चल रहा है। अब हम इसका उपयोग क्यों करते हैं, इसका उपयोग क्या है। प्रसार क्षेत्र विचलन का सबसे सरल और सामान्य मापक है। मतलब प्रसार क्षेत्र के द्वारा विचलन जो है सबसे आसानी से मापा जाता है, मतलब सबसे सरल तरीका है विचलन मापने का। और इसका प्रयोग तब करते हैं जब हमें जो है विचलन जो है शीघ्रता से अनुमान लगाना हो। केवल हम एक अनुमान लगाना चाहते हैं किसी डेटा के, किसी समूह के प्राप्तांकों का या पदों के बीच में कि कैसे विचलन कितना, अगर उसका सिर्फ हम अनुमान लगाना चाहते हैं तो हम प्रसार का उपयोग करते हैं। इससे जो है शीघ्रता से पता चल जाता है। सांख्यिकी में इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, इसलिए सिलेबस में भी नहीं दिया हुआ। इसमें जो है हम केवल उच्चतम और निम्नतम प्राप्तांक को महत्व देते हैं, बाकी प्राप्तांकों को महत्व नहीं देते। और इससे जो है विचलन जो है यथार्थ रूप में नहीं मापा जाता, सिर्फ उसका अंदाजा मात्र लगता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि 90 जो है अधिकतम अंक थे और 60 जो है अधिकतम अंक थे, और 90 और 60 में अगर हम देखेंगे तो अंतर जो है 30 अंकों का है। और जबकि एक्चुअल में जो प्रसार आया था वो हमारा 50 आया था। या हम 60 और 40 प्राप्तांकों के बीच में देखेंगे तो विस्तार हमारा 20 निकलेगा। तो इससे जो है यथार्थ माप नहीं हो पाती, सिर्फ अनुमान लग जाता है हमें सारे पूरे समूह का कि उसकी विचलनता कितनी है, उसके अंदर कितना प्रसार है, बस उसका एक अंदाजा मात्र लगता है। अब हम बात करेंगे चतुर्थांश विचलन की, जिसे क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। हम जो है विचलन की इस प्रकार की जब हम माप करते हैं तो जितना भी हमारा पूरा जो समूह है प्राप्तांकों का, ये छात्रों का जो समूह है, उसे जो है हम बराबर बराबर जो है 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं। और हर भाग जो है 25% प्राप्तांकों का एक हिस्सा बन जाता है। समझ लीजिए कि 100 बच्चों का डेटा हमारे पास है। अगर हम 100 बच्चों को क्रम से लगा लेंगे और उन्हें 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो 25-25 के हमारे 4 समूह बन जाएंगे। इसमें जो सबसे शुरुआत के जो 25 बच्चे होंगे वो क्वार्टाइल 1 हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर 25 से लेकर 50 तक के जो बच्चे होंगे वो Q2 बन जाएंगे, सेकंड क्वार्टाइल बन जाएगा। इसके अंदर भी 25% आ जाएंगे, शुरुआत के 25, उसके ऊपर के 25, हमारे 50% तक बच्चे प्राप्तांक समाहित हो गए। और यहीं पर वो बिंदु होगा जहाँ पे आपका मध्यांक भी होगा। इसके बाद इसके ऊपर हम जो है 25% और ले लेंगे और ये हमारा जो है थर्ड क्वार्टाइल हो जाएगा।
और इस तरीके से हमारे जो है 75% जो डेटा है प्राप्तांक है उसके अंदर समाहित हो जाएंगे। एक उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से हम बनाते हैं। समझ लीजिए कि हमारा ये बॉक्स है और इसे हमें बराबर बराबर 4 टुकड़ों में बांटना है। तो एक बीच में कर लिया हमने और एक हमारा यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया। और मान लीजिए कि ये जो है बराबर बराबर हमने 4 टुकड़ों में बांट लिया। ये जो है आपका Q1 हो जाएगा, ये जो है Q2 है और ये आपका Q3 है। इस तरीके से हमने पूरे डेटा को जो हमारा ये इसके अंदर जो प्राप्तांक थे उन्हें हमने कुल मिलाकर 4 हिस्सों में बराबर बराबर 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहला 25% हमारा जो है जो इसके अंदर है वो हमारा हो गया Q1। 25% के ऊपर का 25% ये हमारा हो गया Q2 और इसके ऊपर का 25% मिलाकर ये हो जाएगा आपका Q3। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्किनर के शब्दों में चतुर्थांश वह 3 बिंदु हैं जो प्राप्तांकों के वितरण को बराबर 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, ये विभाजित कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि Q1, Q2 और Q3 मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल, ये क्या है? अपने आप में 3 बिंदु हैं जिन्हें मैंने अभी आपको दर्शाया भी था, जो पूरे प्राप्तांकों को क्या करते हैं? 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रथम और तृतीय चतुर्थांश के बीच में हमारे कुल मिलाकर 50% प्राप्तांक आ जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने बनाया था इस तरीके से आपके सामने। और दोबारा से हम देखेंगे इसे। पचास प्रतिशत हमारा ये रहा और 50% ये रहा। जब हमने Q1 देखा तो Q1 तक हमारा जो है 25% आ गया, 25%। इसके ऊपर भी 25% है जो हमारा Q2 बना रहा है, इसे भी हमने डिवाइड कर लिया। ये भी 25% है, ये हमारा बना रहा है Q3 और ये भी 25% है। तो यहाँ तक 25%, यहाँ तक 50%, यहाँ तक 75% और यहाँ पर आपका 100%। तो अगर हम ऊपर के 25% छोड़ दें और नीचे का 25% छोड़ दें तो ये दोनों मिलाकर हमारे हो जाते हैं 50%। हम अब इसी की बात कर रहे हैं कि ये 50% जो हमारा प्रथम और तृतीय चतुर्थांश के बीच में है, तो इसमें जो है हमें 50% जो हमारा जो प्राप्तांक है इसके अंदर आ जाते हैं। ये क्या है? आपके प्रसार का लगभग आधा है और इसी को हम चतुर्थांश विचलन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि पदमाला के सबसे नीचे वाला हिस्सा 25 शुरुआत का 25% छोड़ दिया और ऊपर का 25% अगर हम हटा दें तो कुल मिला के हमें जो है अपने जो है आधी दूरी प्राप्त होगी। यह चतुर्थांश विचलन या अर्ध अंतर चतुर्थांश प्रसार हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ऑर्डेल कहते हैं चतुर्थांश विचलन या अर्ध अंतर चतुर्थांश प्रसार प्रथम और तृतीय चतुर्थांशों के बीच की आधी दूरी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखेंगे कि चतुर्थांश विचलन किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। इसका सूत्र है Q बराबर मतलब चतुर्थांश विचलन बराबर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q चतुर्थांश विचलन क्वार्टाइल डेविएशन को प्रेजेंट करता है, Q3
तृतीय चतुर्थांश को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड क्वार्टाइल को शो करता है, और Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल को प्रदर्शित करता है। अब हम देखेंगे कि Q1 और Q3 हम कैसे ज्ञात करेंगे, तभी हमारा चतुर्थांश विचलन निकल के आएगा। तो इसे भी ज्ञात करने का यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है। प्रथम और तृतीय चतुर्थांशों को ज्ञात करने का सूत्र Q1 बराबर होता है L+N/4 माइनस F/FQ इंटू C1। इसके अंदर Q1 प्रथम चतुर्थांश है, आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है, और नीचे का देखते हैं जो तृतीय चतुर्थांश ज्ञात करने का सूत्र है, यह है L+3N/4 माइनस F/FQ इंटू CI क्लास इंटरवल। तो अब हम इनके जो यहाँ पर हमने n देखा है, f देखा है, FQ स्मॉल FQ देखा है, ये CI देखा है, ये L, इनका क्या मान है, इनका क्या मतलब है, इसे यहाँ पर देखेंगे। Q1 का मतलब है प्रथम चतुर्थांश, Q3 का मतलब है थर्ड क्वार्टाइल या तृतीय चतुर्थांश, N/4, ये N/4 जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका N/4, इसका मतलब है कुल आवर्तियों का 25%, जितनी भी हमारी फ्रिक्वेंसीज हैं उसका 25%। इसके अलावा ये हमारा दे रखा है 3N/4 माइनस F। तो यहाँ पर हम ये जो हमारा दे रखा 3N/4, इसकी बात करेंगे। यह है कुल आवर्तियों का 75%। N/4 आपको 25% हो गया, और 25% का अगर हम 3 गुना कर देंगे तो 75% हो जाता है। L का मतलब होता है उस वर्गांतर की वास्तविक न्यूनतम सीमा, मतलब जो हमारे पास प्राप्तांक हैं उसकी जो है जिस वर्गांतर में ये आ रहा है, जिस क्लास इंटरवल में ये आ रहा है, उसकी जो सबसे नीचे वाली जो सीमा है, लोएस्ट लिमिट जो है, उसे हम यहाँ पर L के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें आपका Q1 या Q3 है। इसके बाद FQ का मतलब होता है चतुर्थांश वाले वर्गांतर की आवर्तियां, मतलब हमारा समझ लीजिए Q1 जिसके अंदर है उस वाले जो वर्गांतर है, क्लास इंटरवल है, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज हैं, आवर्तियां हैं, उन्हें प्रदर्शित करेंगे, और F के अंदर कैपिटल F के द्वारा हम जो है चतुर्थांश वाले वर्गांतर के नीचे की संचयी आवर्तियां जो है वो प्रदर्शित करेंगे। FQ में हम जो है वर्गांतर की सारी आवर्तियां देखेंगे, और जबकि कैपिटल F के द्वारा हम देखेंगे सिर्फ नीचे की संचयी आवर्तियां। CI जिसे हम कहते हैं वर्ग विस्तार या क्लास इंटरवल, इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ इंटरवल, भी इसे हम कह देते हैं। इस प्रकार हमने इसका सूत्र और चतुर्थ विचलन क्या होता है, चतुर्थांश विचलन क्या होता है, इसका अध्ययन कर लिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।